ब्याज की गणना औसत विधि से, एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड में क्या है, एवरेज पीरियड निकाला जाता है और उसका फॉर्मूला बताया था कि वर्ष के प्रारंभ में जो आहरण किया उसके बाद में समय कितना बचा, रिमेनिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस रिमेनिंग पीरियड आफ्टर लास्ट विड्रॉल अपॉन 2। सो सेकेंड 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। जैसे आपके देखो बुक के अंदर पेज नंबर 13 के ऊपर 7वां इलस्ट्रेशन दे रखा है और 7वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें देखा 3 साझेदार है GST। इसमें देखा है कि जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये का आहरण करता है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, हर माह के प्रारंभ में। तो देखो इसमें नहीं देखा तो हम मान लेते कि माना कि जनवरी से दिसंबर है, तो मैंने जो सूत्र बताया था उसके अनुसार हर माह के प्रारंभ में। तो पहला आहरण उसने कब कर लिया, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आहरण कर लिया तो कितना समय बचा, पूरे 12 महीने बचे। तो इसमें सूत्र के अनुसार प्रथम आहरण के पश्चात शेष बचा समय, जो मैंने सूत्र लिखवाया था, प्लस अंतिम आहरण के पश्चात शेष बचा समय। आखिरी आहरण कब करेगा, आखिरी महीना कौन सा है, दिसंबर, और दिसंबर में वो आहरण कब करेगा, महीने के प्रारंभ में कर रहा है 1 दिसंबर को। तो अब कितना समय बचा, 1 महीना अपॉन 2, 13/2, तो कितना हो गया 6.5, यानी कि 6.5 महीने। औसत समय 6.5 महीने की आ गया। अब हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे, औसत समय निकालेंगे और ब्याज की राशि कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स इनटू पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 × 12। तो ड्राविंग्स देखो इसमें कितना किया है, जी ने हर महीने में 2000 रुपये का आहरण किया, तो पूरे 12 महीने तक आहरण इसने टोटल कितना कर लिया, 24,000। 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। पीरियड समय, अब इसका औसत समय है, देखो इसने प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया है, तो माह के प्रारंभ में आहरण किया, उसका औसत समय कितना है, 6.5 महीने, तो 6.5 औसत समय पीरियड आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की जो दर है प्रश्न में वो कितनी दे रखी है, 12%, तो ये 12 आ गया बटे 100 × 12। पॉइंट हटाने के लिए 1 0 नीचे रख देंगे, 10 आ गया आपके, ये 0 से 0 गया, ये गया आपके, ये 12 से कट गए ये 2। अब इसमें ये आपके 2, 6.5, ये 65 और 12, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो ब्याज की राशि है वो आ जाएगी। तो इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ब्याज की राशि है वो कितनी आ रही, 1560। ऐसे ही दूसरे कारण एस, प्रत्येक माह के अंत में, जैसे जनवरी से 31 दिसंबर है, तो पहला आहरण कब करेगा, 31 जनवरी को, जो सूत्र बताया था उसके अनुसार। तो 31 जनवरी के बाद में समय कितना बचा, 11 महीने, तो 11 प्लस आखिरी आहरण कब करेगा, 31 दिसंबर को, समय कुछ भी नहीं बचा, 0। तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, औसत समय कितना आ गया, 5.5 महीने। फिर ये सूत्र लगा देंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राविंग्स, देखो इसने एस ने प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपये का आहरण किया है, तो पहले 3000 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 36,000। और औसत समय इसका कितना आ गया, 5.5, और ब्याज की दर कितनी है, 12 बटे 100 × 12। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 हो रखे, इस प्रकार से कर लेते। और तीसरा दे रखा है, टी ने प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपये का आहरण किया, हर माह के मध्य में, यानी कि पहला आहरण जो है वो कब कर रहा है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को कर रहा है, तो जनवरी में आधा महीना बचा और उसके बाद में 11 महीने, तो टोटल समय कितना बच गया, 11.5 महीने, यानी कि 11.5। और आखिरी आहरण कब करेगा, 15 दिसंबर को, तो उसके बाद में आधा महीना, यानी कि 0.5, तो कितना हो गया, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 6। औसत समय कितना आ गया, 6। अब इसमें देखो आहरण किया है हर महीने 1000 रुपये का, तो 12 महीने का है वो कितना हो गया, 12,000 रुपये।
टोटल आहरण है वो हो गया 12,000। 12,000 पर हम औसत समय इसमें 6 महीने हैं तो 6, ब्याज की दर 12, वही सूत्र आपके लग जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके ब्याज का। तो हम ये सभी 7वां है, आपके 8वां है, 9वां है, 10वां है और 11वां है, ये चारों जो इलस्ट्रेशन है इसी मेथड से होंगे। और एक तो ये सूत्र है, इसके अलावा आपके बुक के अंदर एक सूत्र दे रखा है इन सब के लिए। देखो आपके पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 के ऊपर इसमें सूत्र दे रखे हैं। उसके अनुसार देखो, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है तो इसमें सूत्र दे रखा है n+1, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। माह के अंत में करता है, मध्य में करता है, अगर तिमाही में आहरण करता है, तो सबके इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, औसत समय निकाल लेंगे, और औसत समय निकालने के बाद में फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फिर ब्याज की राशि कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये 7वां मैंने बताया था, 8वां, 9वां और 10वां, ये तो तीनों तो इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। और अन्यथा आप जो बुक में जो सूत्र दे रखे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अनुसार कर सकते हो। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। और ये 11वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है कि 31 मार्च को विराट ने आहरण किया, आहरण पर ब्याज की दर 10% है। उसने दे रखा है कि ए ने 20,000 रुपये का आहरण किया, और दूसरी परिस्थिति दे रखी है कि यदि उसने 2,000 रुपये प्रतिमाह आहरण किया हो। तो पहला दे रखा है कि उसने 20,000 रुपये का आहरण किया, लेकिन इसमें यह नहीं दे रखा कि कब आहरण किया। अगर क्वेश्चन के अंदर समय नहीं दे रखा है तो हम क्या करते हैं, पूरे वर्ष का ब्याज लगाते हैं। तो इसने 20,000 रुपये का जो आहरण किया है, तो इस पर 20,000 रुपये पर पूरे वर्ष का ब्याज लगेगा। ब्याज की दर 10% है, तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा 20,000 × 10/100, डायरेक्ट 2,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। ऐसे दूसरा कि यदि उसने 2,000 रुपये प्रतिमाह आहरण किए, तो पहले तो आहरण टोटल कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 24,000। 24,000 रुपये हो गया। इसमें भी समय नहीं दे रखा है, तो इस पर भी हम कितने समय का लगाएंगे, इस पर भी हम पूरे वर्ष का ब्याज लगाएंगे। तो इस पर भी 24,000 रुपये पर समय लिखने की जरूरत नहीं है, 24,000 × 10/100, क्योंकि ब्याज की जो दर है वो 10% है। तो ये मैंने आहरण पर ब्याज का जो एवरेज जो मेथड बताया है, उस एवरेज मेथड का फॉर्मूला मैंने कल बता दिया था कि एवरेज पीरियड है हम कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड निकालने के बाद में फिर ब्याज निकालने के लिए फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अन्य तो इन सब के अंदर जो मैंने बताया, या तो वो सब के अंदर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो जो मैंने बुक में बताया है आपके पेज नंबर 12 पर जो दे रखा है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ब्याज राशि कैलकुलेट कर सकते हो।